आज की क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक न्यू टॉपिक कराने जा रही हूँ, दैट इज oogenesis। oogenesis में अगर इस टर्म को आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको कौन सी बात समझ आएगी कि यहाँ पे एक जो आपके पास नॉर्मल सा एक वर्ड लगा हुआ है, दैट इज जेनेसिस। जेनेसिस जब कभी भी आपको देखने को मिले तो समझ जाना है कि अच्छा यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, कुछ ना कुछ बन रहा है। जेनेसिस बायो के लिए कोई कॉपीराइटेड वर्ड नहीं है। फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, ज्योग्राफी में सॉइल फॉर्मेशन है, पेडोजेनेसिस। तो जेनेसिस मतलब ही फॉर्मेशन ऑफ और सिंथेसिस होता है। ठीक है, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर हमने यहाँ पे ओ लिखा है, जो डबल ओ आप जिसको बोलते हैं, तो इसका भी कुछ मतलब होगा। इस डबल ओ को या ओ को हम ओवम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा याद रखें। पहली चीज तो डेफिनेशन यहाँ से आपको रटना नहीं है। पहली चीज जो डेफिनेशन है वो क्या सीखा आपने, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गेमेट और ओवम इज टर्म्ड एज oogenesis। क्या बोला मैंने, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गेमेट दैट इज ओवम। मैच्योर लिखना जरूरी है। बच्चे कहते हैं क्या मैम मैच्योर लिखना यहाँ पे जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जो ओवम है इसके भी बहुत सारे स्टेजेस जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो ये बिल्कुल जरूरी है। अगर आपके दिमाग से कहीं ये बात स्किप हो जाए कि हम oogenesis जब पढ़ रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा हम फेनोमेना सीख रहे हैं, कहाँ होता है ये, तो आप जो ये पूरा डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं वो विद इन दिस ओवरी का देख रहे हैं, विद इन दिस ओवरी का देख रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑल्टरनेटिवली ईच एंड एवरी मंथ ओवम जो है ओवरी रिलीज करेगा। अगर एक मंथ लेफ्ट से है तो नेक्स्ट राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, ऑल्टरनेटिवली होता है। अगर कभी बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाए कि इसने भी ओवम रिलीज कर दिया और इसने भी ओवम रिलीज कर दिया, तो वैसे में ट्विंस फॉर्म होते हैं, लेकिन वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। मतलब हो सकता है कि एक का कॉम्प्लेक्शन जो है बिल्कुल फेयर हो, दूसरे का डार्क हो। फिर आप बोलेंगे फिर आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में जाइगोट डिवाइड कर जाएगा। खैर इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, नहीं तो टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। मैंने एक आपको सिंपल सी बात बताई ताकि आपको ये याद रहे कि ओवम जो है वो ऑल्टरनेटिवली रिलीज होना है ईच ओवरी से। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों रिलीज करेंगे, दोनों करते हैं, लेकिन आपको पता है और मैंने आपको ऑलरेडी डेटा लिखवा रखा है कि जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो मात्र अगर हम एक कोइटस के बारे में बात करें तो वहां पे 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उसमें से अगर 2 ओवा इसके पास अवेलेबल है तो बहुत छोटी बात है फर्टिलाइज करना। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम ये आएगा नहीं आएगी, तो ऑटोमेटिकली वहां पे ट्विंस फॉर्म होता है। तो जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये ओवरी जो है, इस ओवरी के अंदर के डिस्क्रिप्शन को आपको यहाँ इस पेज पे ये शो किया गया है। ये उसी ओवरी का डायग्राम है। पहली चीज तो इसको बिठा लें दिमाग में। दूसरी बात ये फ्लो चार्ट क्या है। तो ये जो आपको यहाँ पे रे डायग्राम दिख रहा है, फ्लो चार्ट जो दिख रहा है, वो इसके अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसी को हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। किसी को भी अगर आप एक दूसरे के साथ सेपरेट कर देंगे तो आपको oogenesis समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहली चीज आपने क्या सीखी, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। क्या सीखा आपने, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि oogenesis इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। 100% डिफरेंट है ये, कंप्लीटली डिफरेंट है ये। मतलब कहीं से कुछ भी सिमिलैरिटीज अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो है ही नहीं। तो आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। बहुत बड़ा फर्क है दोनों के बीच में, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये जो आपके पास क्या है, oogenesis है।
सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये 2 साल पहले के नीट के एग्जाम का क्वेश्चन था, लॉकडाउन के टाइम का। हाँ मुझे याद आया। oogenesis starts at, यही क्वेश्चन था। एट द, हाँ, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, फीटल लाइफ, ऐसे ऐसे करके चाइल्डहुड, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से फीटल लाइफ को बस आपको टिक करना था। तो यहाँ से क्वेश्चन था, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ध्यान से ना पढ़े तो उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी के एज में स्टार्ट होता है, और बच्चे क्या करते हैं, इस oogenesis को मेंस्ट्रुअल साइकिल से कंफ्यूज कर जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होगा तो वो इस oogenesis को भी उसी से कोरिलेटेड समझ लेते हैं, ये मिस्टेक करते हैं वो सबसे बड़ी, ठीक है। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है कि ये कब स्टार्ट होगा, फीटल लाइफ में स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा ये, फीटल लाइफ में स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे इतना उम्दा पॉइंट है कि आप सोच भी नहीं सकते कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे। अब समझेंगे ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ। कपल का मतलब 1 होता है कि 2 होता है? अगर मैं कपल बोलूं आपको 2, तो एक ओवरी के अंदर अ कपल ऑफ मिलियन गेमेट मदर सेल्स। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोगोनियम में स्टार्ट होगा, याद है? ठीक है, आपको याद है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने आपको बताया था कि कहाँ स्टार्ट होगा ये, स्पर्मेटोगोनियम में। किसके अंदर स्टार्ट होगा? हाँ, तो स्पर्मेटोगोनियम के अंदर जब वो स्टार्ट होगा तो उसी तरीके से यहाँ पे जो oogenesis है इसके अंदर ओगोनिया में स्टार्ट होता है। कहाँ स्टार्ट होता है? ओगोनिया में स्टार्ट होता है, ठीक। ओगोनिया का ही दूसरा नाम गेमेट मदर सेल है। तो ईच ओवरी के अंदर 2 मिलियन ओगोनिया जो है वो क्या होंगे, वहां पे ऐड किए जाते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी एक्स्ट्रा ओगोनिया जो है आफ्टर बर्थ ऐड नहीं किया जाएगा। मतलब जो 2 मिलियन इसको मिल गया और 2 मिलियन इसको मिल गया, ठीक है, तो टोटल 4 मिलियन हो गया, हुआ या नहीं हुआ? टोटल कितना हुआ? 4 मिलियन हुआ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आफ्टर बर्थ कितने ओगोनिया एडेड होंगे, तब आपको वहां पे लिखना 0। कोई भी एक्स्ट्रा ओगोनिया जो है आफ्टर बर्थ ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्लास 11th में। तो 11th क्लास में जब आप पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको जब मियोसिस पढ़ाया था, क्या बताया था मैंने आपको? मियोसिस पढ़ाया था। तो वहां मैंने आपको बताई थी कि एक होगा मियोसिस 1, एक होगा मियोसिस 2, और एक मैंने आपको बताया था कि होगा मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 भी हो गया और मियोसिस 2 भी हो गया। मियोसिस 1 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया था वहां पे प्रोफेज, समय 1 1 लगा देंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, मेटाफेज मेटाफेज 1, 1, एनाफेज 1, एनाफेज 1, एनाफेज टेलोफेज 1, टेलोफेज 1। एंड टेलोफेज 1। मियोसिस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मियोसिस में क्या है कि यहाँ पे जो आपके पास है चारों फेजेस, तो जो आपने प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टेलोफेज लिख रखा है ना, उसी में आपको क्या करना है, यहाँ पे बस 2 बना देना है उसको। तो यहाँ पे जहां जहां पे 1 है उसको मैंने 2 कर दिया। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मियोसिस होना है तो 2 पार्ट्स में होता है। मियोसिस कैसे होता है? 2 पार्ट्स में होता है। जिन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्रेश है, कई ऐसे बच्चे हैं जो न्यू कनेक्टेड हैं, 11th में हो सकता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन नहीं पढ़ा होगा आपने, आपके लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ। जो बच्चे बोल रहे हैं तो उनका पढ़ा हुआ इसलिए बोल रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतनी सी बात समझनी है कि मियोसिस के 2 फेजेस हैं, एक होगा मियोसिस 1 और दूसरा होगा मियोसिस 2। एक होगा मियोसिस 1 और दूसरा क्या होगा? मियोसिस 2 होगा।
मियोसिस 1 में अच्छी बात ये है, दोनों में देखिए प्रोफेज प्रोफेज, मेटाफेज मेटाफेज, एनाफेज एनाफेज, टेलोफेज टेलोफेज, सिर्फ 1 1 1 1 लगा देना है, 2 2 2 2 लगा देना है, ठीक है। oogenesis जब स्टार्ट हुआ फीटल लाइफ में, मतलब वो जो फीमेल है अपने मदर्स वोम के अंदर है, समझ रहे हैं बात। फिर क्या हुआ, उगोनिया के अंदर प्रोफेज 1 हुआ, मेटाफेज 1 हुआ, एनाफेज 1 हुआ, टेलोफेज 1 हुआ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम ये सारे स्टेजेस देख रहे हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, तो जितना स्मूथली आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में सीखा है, क्या उतना स्मूथ है क्या? तो वहां पे नहीं मैम। आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्या निकल के सामने आता है कि ये जो प्रोफेज 1 है, ये जो कौन है, प्रोफेज 1 है। वापस से मैं इन सबको हटा देती हूँ। यहाँ पे क्या है, प्रोफेज 1 है। तो प्रोफेज 1 के अंदर, मात्र इस प्रोफेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रोफेज हम 1 पार्ट के स्टेज अंदर है। जिन उसमें बच्चों का पढ़ा हुआ है बिल्कुल मुंह बंद करके बैठेंगे, मैं जब क्वेश्चन पूछूंगी उस टाइम आंसर करेंगे, बाकी बच्चों को सुनने देंगे, ठीक है। मैं पूछ लूंगी आपसे। तो प्रोफेज वर्क, क्योंकि कुछ नए बच्चे कनेक्टेड है जिनका ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, तो मे बी उनको सुनने में इंटरफेरेंस जा रहा होगा, तो उनको भी सुनने दीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे ख्याल से अभी पूछना स्टार्ट करूं तो उनको प्रोफेज के सब स्टेजेस नहीं याद होंगे, कहाँ पे अरेस्टिंग होता है ये नहीं याद होगा। जो पढ़ा हुआ है तो याद तो होगा, ये ऑब्वियस है। तो एक बार सुन लीजिए, फिर मैं खुद ही एक टॉपिक के बाद सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ, तब आंसर कीजिएगा सारे बच्चे मिलके एक साथ। अभी बोल लेने दीजिए मुझे। तो यहाँ पे प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस के बारे में हम लोग देखते हैं। सब स्टेज किसके सब स्टेजेस हमें देखने हैं, सिर्फ प्रोफेज के। तो ये जो प्रोफेज है, इस प्रोफेज 1 के बारे में अगर हम लोग सब स्टेजेस की बात करें, तो यहाँ पे सब स्टेजेस आपके पास क्या है, यहाँ पे सब स्टेजेस है आपके पास, नाम आपको सुना हुआ लग रहा होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, अकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये सारे के सारे जो आपको फेजेस के नाम देखने को मिल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में एक बार सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर निकालेंगे जैसी, जरूरी है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए जरूरी। अगर आपको ऐसा लग रहा है क्या दिक्कत है, 11th क्लास का है, हम छोड़ देते हैं इसको, आपका काम नहीं चलेगा। पहली बात, इसके बिना अगर आपने सब स्टेजेस नहीं देखे तो आपका काम जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो याद से आप इसको देखेंगे कि ये सारे के सारे फेजेस आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, प्रोफेज 1 के अंदर देखने को मिल रहा है। प्रोफेज 1 के अंदर फिर कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है। मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एज इट इज वैसे ही चलेगा जैसे किसमें चलता है, माइटोसिस में चलता है। तो सवाल ये उठता है कि मैंने बोला कि अगर नॉर्मल मियोसिस होगा तो ये पूरा भी क्रॉस कर जाएगा, मियोसिस 2 का भी पूरा क्रॉस कर जाएगा। तो oogenesis अगर फीटल लाइफ में स्टार्ट हुआ था तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एज ऑफ प्यूबर्टी में स्टार्ट हो रहा है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, दोनों के बीच में क्या है, बहुत बड़ा गैप है। तो ये जो गैप वाला फेज है, तो गैप वाले फेज के बीच में भी कुछ हो रहा होगा। तो गैप वाले फेज में होता क्या है कि वो अरेस्टेड है उस टाइम तक। यहाँ पे एक टर्म हम लोग यूज करेंगे, अरेस्टेड। अरेस्टेड वर्ड का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन क्रॉस कर गया एंड रिमेन अरेस्टेड एट द डिप्लोटीन स्टेज। ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। मेरी बात आई समझ में? कहाँ पे अरेस्ट होगा ये, डिप्लोटीन में अरेस्ट होगा। कब अरेस्ट होगा ये, डिप्लोटीन में अरेस्ट होगा। इसकी अरेस्टिंग कब होगी, डिप्लोटीन स्टेज में होगी, ठीक है।
तो डिप्लोटीन में क्या हो गया, ये अरेस्ट हो गया। क्या बोला मैंने आपको बोला कि जो ये oogenesis स्टार्ट हुआ, तो oogenesis को स्टार्ट तो करते हुए हमने देखा, स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ, लेकिन ये जो फीटल लाइफ में स्टार्ट हो गया, तो आप एक चीज जब नोटिस करेंगे तो ये बर्थ है, ये चाइल्डहुड है, और ये प्यूबर्टी है। तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में आप पढ़ रहे थे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या सीख रहे हैं आप, कि जो प्राइमरी ओसाइट है वहां से सेकेंडरी ओसाइट में बनने में, अगर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी 13-14, मान लीजिए 14 ईयर्स में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, तो क्या इसको 14 साल का टाइम लग गया इतना स्टार्ट होने में, इतना करने में? उसके पहले तो हो नहीं रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो फिर ओवम का क्या हो रहा था? तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि उस टाइम तक ये अरेस्टेड था, उस टाइम तक क्या था, ये अरेस्टेड था। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, शॉर्टकट में जो कट टू कट क्वेश्चंस है वो मैं आपको लिखती चल रही हूँ, मतलब एक एक पॉइंट जो है वो क्वेश्चन है, मैं नहीं क्वेश्चन लिख रही, मेरा ये बोलने का मतलब है। तो आपका टॉपिक क्या है यहाँ पे, oogenesis है। क्या है आपके पास, oogenesis है, ठीक है। ये देखिए, तो ये oogenesis जो टॉपिक है, सबसे पहली बात ऑब्वियस, जब आप लिख रहे हैं तो डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डेफिनेशन को कैसे लिखना है, oogenesis टर्म को ध्यान से देखना है। oogenesis टर्म को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां पे ऑटोमेटिकली वो टर्म बेचारा खुद ही आपको डेफिनेशन निकाल के देगा। क्या ये डेफिनेशन निकाल के देगा कि द प्रोसेस ऑफ, कुछ बन रहा है, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, तो हो जाएगा यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर गेमेट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर गेमेट। लेकिन कौन सा गेमेट, तो फीमेल गेमेट। गेमेट तक तो ठीक है, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा, फीमेल गेमेट हम लोग बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क कर देंगे फीमेल गेमेट, फीमेल गेमेट। और ह्यूमन में आपको पता है कि फीमेल गेमेट कौन है, ओवम है। मैच्योर फीमेल गेमेट ओवम इज टर्म्ड एज oogenesis। क्या हो गया ये, oogenesis हो गया। ये तो क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल ये बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ये तो खैर आपसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत आसान है ये, व्हाट इज oogenesis, ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे। देख के भी अगर कोई बच्चा, मतलब जिसने देखा है वो बता देगा कि ओवम के बनने को हम oogenesis कहते हैं। अब इसका इनिशिएशन टाइम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये फीटल लाइफ है। ये कब है, फीटल लाइफ है। ये भी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया ही 2 इयर्स पहले पूछा गया था नीट के एग्जाम में। कब स्टार्ट होगा ये, फीटल डेवलपमेंट स्टेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, विद इन ब्रैकेट हम यहाँ पे डाल सकते हैं, एक ही है दोनों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ये क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज हो गया, इसका इनिशिएशन टाइम। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में जब ये स्टार्ट हो रहा है तो गैप है मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसके बीच में बहुत ज्यादा। तो गैप के बीच में मैंने आपको क्या बताया, अरेस्टिंग होती है इसकी, क्या होती है, अरेस्टिंग होती है। उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया कि कितना ऐड होता है, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं हम लोग, एडेड ओगोनिया, लेकिन कब, ये कब ऐड किया जा रहा है, यहां भी मैं वही बात लिखूंगी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के टाइम में क्या देखते हैं हम, तो स्टेटमेंट जो आपके बुक ने आपको लिखा है उसको पकड़ेंगे ध्यान से, क्या बोल रहा है ये, अ कपल ऑफ मिलियन
उगोनिया बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। और इसी का दूसरा नाम है गेमेट मदर सेल। ये नहीं सोचेंगे कि अगर गेमेट मदर सेल लिख के क्वेश्चन पूछ दिया तो टीचर ने मैं बताया नहीं, दोनों एक ही चीज है। उगोनिया और गेमेट मदर सेल ये ऐड किया जा रहा है, आर एडेड। कहाँ ऐड किया जाएगा? ईच ओवरी में। एड इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी में क्या किया हमने, देखा कितना ऐड हुआ। मतलब क्या हुआ बोलने का, अ कपल ऑफ मिलियन। तो यहीं पे ब्रैकेट में डाल लीजिए सबसे अच्छा, कंफ्यूजन से बचने के लिए। 2 मिलियन हो गया बस, ताकि आपको ये समझ आए कि इतना जो है वहां पे ऐड ऑन हो रहा है। यहाँ तक कि पॉइंट में कोई दिक्कत किसी को? जो मैंने लिखा है यहाँ पे ऐड करा है उसमें कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. चलिए, मतलब पहले आपने डेफिनेशन लिखा है, कब स्टार्ट होगा, फीटल लाइफ में स्टार्ट होगा, कितना उगोनिया ऐड होगा, 2 मिलियन उगोनिया ऐड होगा। ईच एंड एवरी लाइन इज अ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या राइज होता है, अरेस्टिंग फेज। क्या स्टार्ट होता है कि कब ये अरेस्टेड होता है। अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ। हो गया ये? अब देखिए, ताकि आपको आपके नोटबुक में ये हाईलाइटेड रहे तो इसको ऐसे ही कर देते हैं हम लोग, अरेस्टिंग स्टेज ऑफ oogenesis। अब यहाँ पे इसको देखने के बाद आपको याद रहेगा कि अच्छा हमें देखना है कि कभी अरेस्ट हुआ। आपने क्या सीखा, कहाँ एंटर हुआ ये? मियोसिस में। कहाँ एंटर हुआ ये? मियोसिस में। oocytes progress through the initial stages of meiotic prophase 1। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है मैंने कि थ्रू द इनिशियल स्टेजेस ऑफ meiotic prophase 1। पता है इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपने इसको पढ़ा हुआ है, और अभी भी जिन बच्चों का नहीं पढ़ा हुआ था मैंने आपको बताया कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन। बोलने का मतलब है कि लेप्टोटीन क्रॉस कर गया, जाइगोटीन क्रॉस कर गया, पकाइटीन क्रॉस कर गया। फिर आगे जाके जब ये स्टेटमेंट करेंगे तब जाके पूरा होगा कि शुरू वाले जो स्टेजेस है प्रोफेज 1 के, प्रोग्रेस थ्रू द इनिशियल स्टेजेस ऑफ मियोसिस प्रोफेज 1 एंड, इसमें भी डाल दो ब्रैकेट में जिन बच्चों के लिए बिल्कुल नया है। तो मेरा यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेप्टोटीन क्रॉस कर गया, ठीक है। लेप्टोटीन क्रॉस करने के बाद फिर क्या होगा, जाइगोटीन भी क्रॉस कर गया, फिर पकाइटीन भी क्रॉस कर गया। ये बोलने का मतलब है। तो ये इसके लिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इनिशियल स्टेजेस ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1, ठीक है। एंड तो बचा क्या फिर? तो आगे ये बचा कि ये बताओ कि अरेस्ट कब होता है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे एंड रिमेन अरेस्टेड एट द। अब ये हो गया आपका 5 स्टार क्वेश्चन। डिप्लोटीन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? डिप्लोटीन स्टेज जो है ना, ये आपको याद रखना है। oogenesis मियोसिस 1 सबको याद रहता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किस स्टेज में
oogenesis की अरेस्टिंग होती है तो आपको वहां पे डिप्लोटीन स्टेज जो है वो याद होना ही होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिमेन अरेस्टेड एट द डिप्लोटीन स्टेज until just prior to ovulation। ओवम रिलीज होना जब तक कि शुरू नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पेज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इसकी अरेस्टिंग कब होती है, डिप्लोटीन स्टेज में होती है। कब होती है? डिप्लोटीन स्टेज में होती है। ठीक है, इस पेज में कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है बिल्कुल? अब इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। आपको करना क्या है, इस स्टेज को सीखना है। पहली बात, मतलब ये मैच्योर फॉलिकल है जो आप बार बार नाम सुनेंगे, तो ये क्या है? मैच्योर फॉलिकल है। क्या है ये? मैच्योर फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल है। क्या है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। तो आपको सीखना क्या है? आपको सीखना ये है कि इस इनिशियल स्टेज से आखिर ये इतने मैच्योर स्टेज तक पहुंचा कैसे, उसके बीच में क्या क्या हुआ, किस तरीके से जाके इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके इतना एडवांस जो है वो बनाया। ये चीज सीखनी है आपको। ठीक है, तो जैसे ही पहले अभी भी क्या किया आपने, अरेस्ट करके उसको रखा हुआ है, अरेस्ट करके रखा है। तो अरेस्ट होने के बाद हमने क्या किया, उसको बोला। आप देखिए पहले ये फ्लो चार्ट देखिए ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये देखिए, जब स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आप बोलते थे, तब वहां पे आपको रुक के मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, वो एक साथ फ्लो में होता था। यहाँ जब हम लोग बात करते हैं तो इसको हम प्राइमरी ओसाइट बोल रहे हैं। कौन प्राइमरी ओसाइट? तो ये जो उगोनिया से माइटोटिक डिफरेंशिएशन करके बना और जो अरेस्ट हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी ओसाइट। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि बच्चे प्राइमरी ओसाइट को प्राइमरी फॉलिकल समझते हैं। मिस्टेक नंबर 1, प्राइमरी ओसाइट जब तुरंत फ्रेश बना है तब उसको हम प्राइमरी फॉलिकल नहीं बोलेंगे। किसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल? तो प्राइमरी फॉलिकल हम तब बोलेंगे और उस कंडीशन में बोलेंगे जबकि इसके चारों तरफ, जैसे देखिए प्राइमरी फॉलिकल है ना, शुरू प्राइमरी ओसाइट जो है बहुत शुरू में, बिल्कुल अर्ली स्टेज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो होता ये है, इसके चारों तरफ ना आपको ऐसे सेल के छोटे छोटे लेयर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लेयर्स जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्राइमरी ओसाइट्स आर सराउंडेड बाय डैश, तो उस सेल का नाम है ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या बोला मैंने, क्या नाम है उस सेल का? ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या नाम है? ग्रेनुलोसा सेल्स नाम है। तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या सीखा आपने? प्राइमरी फॉलिकल में आपने ये सीखा कि मात्र उसके चारों तरफ
ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं और कोई कवरिंग तब तक डेवलप नहीं हुई है। ये एक अच्छी बात है। तो अर्ली स्टेज में क्या करेगा, ऑब्वियस है, बेचारा एक लेयर बना ले, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो एक आपका क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल हो गया। तो प्राइमरी फॉलिकल में आपने क्या सीखा, क्या बताया मैंने आपको प्राइमरी फॉलिकल में? तो मैंने आपको प्राइमरी फॉलिकल में सिखाया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है आपके पास, सिंपल सी बात याद रखनी है कि प्राइमरी oocyte surrounded by a layer of granulosa cells is called the primary follicle। तो क्या मैंने आपको सिखाया, ईच प्राइमरी oocyte, हर एक, ऐसा नहीं कि किसी के बाहर जाएगा ग्रेनुलोसा सेल, किसी के बाहर नहीं जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, ईच प्राइमरी oocyte, ठीक है, हर एक को क्या करना है आपको, ग्रेनुलोसा सेल से कवर करना। ईच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड, मतलब घिरा हुआ इससे, सराउंडेड बाय a layer of अब ये क्वेश्चन हो गया आपसे कि किससे यहाँ पे ये सराउंडेड होता है, तो ग्रेनुलोसा सेल्स है। आपने देखा अभी अभी, तो क्या बन गया, ये इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहते हैं हम लोग इसको, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, समझेंगे ध्यान से, दोनों को कोरिलेट करके अगर आप देखेंगे तो। अभी अभी मैंने ही आपको बताया, अभी अभी तुरंत मैंने आपको सिखाया, जब वो जेनेसिस को आपने स्टार्ट किया था, तो वहां पे आपने देखा कि 2 मिलियन उगोनिया जो है वो ईच ओवरी में ऐड किया जा रहा है। इसका बोलने का मतलब हुआ कि टोटल 4 मिलियन है। ठीक है, तो जब टोटल 4 मिलियन है, तो उसमें से कुछ ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया प्राइमरी oocyte में, और वही प्राइमरी oocyte जब एक लेयर ग्रेनुलोसा सेल से यहाँ पे देखिए इस तरीके से कवर्ड हो जाएगा, तो हम बोलेंगे क्या बन गया ये, तो ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया। फर्क समझ आया दोनों में? प्राइमरी oocyte मतलब हम सिर्फ सेल को बोल रहे हैं, साइट मतलब सेल होता है, और उसके चारों तरफ जब ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग हो जाएगी तब हम उसको प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। तब हम क्या बोलेंगे, उसको प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। अब यहाँ पे अरेस्टिंग स्टेज जो है, अरेस्टिंग ईयर्स जो है, बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि प्यूबर्टी की एज तक आते 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 हर एक ओवरी में 2 मिलियन की बजाय ये मात्र 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचे होते हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नॉट सेकेंडरी फॉलिकल, नॉट oocyte। हम लोग यहाँ पे नॉट उगोनिया, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल की बात कर रहे हैं। जब एडिशन की बात करी जाती है तब उगोनिया होगा, क्या लेफ्ट रह गया तब जब बात करी जाती है तब प्राइमरी फॉलिकल लिखा जाता है। समझे, फर्क समझ आया दोनों में? तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या लिखना है, देखिए, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि कितना फॉलिकल जो है लेफ्ट होगा, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। एक स्पेशल पॉइंट क्या बन गया यहाँ पे, एट प्यूबर्टी ओनली, कहाँ 2 मिलियन और कहाँ 60,000 to 80,000, बाकी डी जनरेट हो जाते हैं। एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी follicles आर लेफ्ट। इतने ही बचे हुए हैं सर।
लेकिन ये भी डेटा यहाँ पे किसका है, इन ईच ओवरी। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्यूबर्टी के एज तक आते आते एक फीमेल बॉडी के अंदर कितने प्राइमरी फॉलिकल्स बचे होते हैं, तब वहां पे अगर आप 60,000 को डबल करेंगे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। और 80,000 को डबल करेंगे तब क्या हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा। तब वहां पे ऑप्शन ये भी दिया रहेगा आपको, 60,000 टू 80,000। नीट के क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे ही होते हैं। बच्चा क्वेश्चन नहीं देखेगा ध्यान से पूछ क्या रहा है, वो क्या करेगा, सीधा 60,000 टू 80,000 पे टिक मार के आ जाएगा, जबकि वो ये बात भूल रहा है कि ईच ओवरी का वहां पे डेटा नहीं पूछा जा रहा है। वो किसका डेटा पूछना चाह रहा है, वो डेटा एक फीमेल में। तो एक फीमेल के पास 2 ओवरी है, 2 ओवरी बोलने का मतलब 60,000 का डबल करेंगे, 80,000 का भी डबल करेंगे, तब आएगा आपके पास 1,20,000 टू 1,60,000। ठीक है, इस पेज में कोई दिक्कत या डाउट किसी को, क्लियर है बिल्कुल ये? अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल तो बन गया। प्राइमरी फॉलिकल्स बनने के बाद अब यहाँ पे बात होती है सेकेंडरी फॉलिकल की। किसकी बात होती है, सेकेंडरी फॉलिकल की। सेकेंडरी फॉलिकल जो आपको दिख रहा है ना, वही याद रखना है। क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे क्या नजर आया, आपने बोला अच्छा, which follicle contains only one layer of granulosa cells? The answer is primary follicle. But which follicle contains more layers of granulosa cells? तो आंसर याद रखना है सेकेंडरी फॉलिकल। बोलने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, more layers of granulosa cells, more layer of granulosa cells, और बाहर में एक ऐसे कवरिंग भी ये कैरी कर रहा है, एंड अ न्यू थीका जो है यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। फर्क समझ आया, एक लेयर ग्रेनुलोसा सेल है प्राइमरी फॉलिकल, ज्यादा लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल है सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, जिसने क्या किया, सेकेंडरी फॉलिकल बनाने का काम किया। तो सेकेंडरी फॉलिकल जब बनाने का काम किया, तो सेकेंडरी फॉलिकल के ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त क्या इंपॉर्टेंट बात हुई यहाँ पे, हम यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट नहीं बोल रहे, सेकेंडरी फॉलिकल बोल रहे हैं। बार बार इस चीज को याद रखना है। तो सवाल ये उठता है कि जो यहाँ पे ये सब का सब आप स्टेज देख रहे हैं, तो होगा क्या, यहाँ पे oocyte के स्टेजेस को अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। oocyte वाला जो स्टेज है एक साथ, वो भी इसके अंदर अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ग्रेनुलोसा सेल्स के लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने जब आपको प्राइमरी फॉलिकल लिखा था, तो यहाँ पे आपने सीखा, इसी को हम लोग बनाएंगे अभी सेकेंडरी फॉलिकल। ये हो गया, चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या सीखा आपने, इस बेचारे के पास क्या ज्यादा लेयर्स हैं, किसके, ग्रेनुलोसा सेल्स के। तो इसके पास हो जाएगा, अब ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसको आपको बना देना है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा कि आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स के लेयर्स को बढ़ा देना। गेट सराउंडेड बाय, और लिखा था ना मैंने यहाँ पे क्या करेंगे, मोर कर देंगे। फर्क समझ आया, बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका and are
कॉल्ड, प्राइमरी को सेकेंडरी कर देना, सेकेंडरी फॉलिकल्स, बस हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को सेकेंडरी फॉलिकल समझने में? हमने यहाँ पे क्या देखा, ग्रेनुलोसा सेल्स की जो लेयर्स है वो बढ़ गए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़े हम लोग, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए, टर्शियरी फॉलिकल बनने की जब बारी आती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को समझने में। प्रॉब्लम कहाँ आती है समझने में, जब उनको टर्शियरी फॉलिकल समझना है। क्या समझना है? टर्शियरी फॉलिकल समझना है। जब टर्शियरी फॉलिकल की बारी आती है ना, तब यहाँ पे बोलने का मतलब हो गया कि अब आप किसकी बात करने जा रहे हैं, एक मैच्योर फॉलिकल की बात करने जा रहे हैं। तो मैच्योर फॉलिकल का बनना अपने साथ एक क्वेश्चन लेके आता है। क्या क्वेश्चन लेके आता है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैच्योर फॉलिकल या मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, जितना आप अटेंशन अपना पे कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है, जब बोर्ड एग्जाम में आता है, रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। वहां पे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन राइज होता है कि मैम ये तो 2 मार्क का क्वेश्चन था, ये हमारे से 3 का या 5 का ऐसे क्यों पूछ लिया गया? तो जब आप उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब आपको यही लगेगा कि सिर्फ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल लिखा है, तो हमें इतना क्यों लिख दिया गया है फिर वहां पे, या इतना ज्यादा लिखने को क्यों दिया गया है? तो टर्शियरी फॉलिकल को ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा आपको याद रखना, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मैच्योर फॉलिकल की पहचान क्या है, तो यहाँ पे आपको एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिख रही है। अगर आप एंट्रम नहीं लिखेंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, आपको मार्क्स नहीं मिलना है। एंट्रम लिखना मस्ट है। तो बोलने का मतलब ये है, अब पूरे स्पेस को तो ये oocyte कवर नहीं करेगा ना, ऑब्वियस है कि यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी को एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एंट्रम कहते हैं। दैट फ्लूइड filled cavity is known as antrum, and mature follicles are identified by a well-defined fluid-filled cavity called antrum. तो ये कैविटी जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसको एंट्रम कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं हम लोग। ये हो गया, एक एंट्रम सीखा आपने। अभी अभी जब हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल बना रहे थे, मैंने आपको एक बात बोली थी। उस टाइम क्या था, थीका एक ही था। थीका मतलब जो कोटिंग, जब सेल को आपने अरेंजमेंट किया है तो कोटिंग तो होगी इसमें। मैच्योर फॉलिकल में क्या हुआ, बाहर वाले थीका को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। बहुत ही आसान है, बाहर एक्सटर्ना, अंदर इंटर्ना। थीका मीन्स वॉल लाइक, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल थीका इज थीका एक्सटर्ना, इंटरनल थीका इज इनर थीका इंटरना। ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयरिंग एज इट इज है, ये और ज्यादा हो गया है, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। ठीक है, अब देखिए समझेंगे यहाँ पे बहुत ध्यान से। अंदर यहाँ पे कौन बैठा, एक स्टेटमेंट मैं आपको लिखूंगी कि जब सब कुछ चल रहा था तो वहां पे हुआ क्या कि प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज, साइज में ग्रो भी किया, एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जो अरेस्ट होके बैठा हुआ था ना, अरेस्ट होके जो बैठा हुआ था, तो अब क्या करेगा, बोलेगा कब तक मैं अरेस्ट होके बैठा हूं, पहला मियोटिक डिवीजन वो कंप्लीट कर लेगा। पहला मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट कर लेगा तो ये सेकेंडरी oocyte बन गया। अब क्या बन गया, ये जो oocyte आपको लिखा हुआ है, नाउ इट इज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte होने के बाद फिर क्या है,
मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में, हाँ ये रहा, ये डायग्राम अभी तक अवेलेबल है, मैं डिलीट करना भूल गई थी, ये देखिए ये रहा। तो जब मैं आपको समझा रही थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या मैंने बोला कि आगे जाके जब आप ओवम के स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान से देखेंगे, एनालाइज करेंगे ना, वहां पे आपको ये समझ आ जाएगा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा कहाँ से आया है, ये यही है जो मैं अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो जोना पेलुसिडा की लेयरिंग है, ये देखिए ये रहा आपका, ये था। इसका मतलब है कि ये oocyte जो है, कौन है, oocyte। oocyte के बाहर आपको यहाँ पे एक लेयर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक लेयर नजर आ रहा है। और ये जो लेयर नजर आ रहा है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला इट्स जोना पेलुसिडा। क्या है ये, जोना पेलुसिडा है, ठीक है। ये रहा जोना पेलुसिडा की लेयरिंग। लेकिन सवाल ये उठता है, देन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। तो oocyte और जोना पेलुसिडा के बीच में एक गैप है, दिख रहा है सबको, नजर आ रहा है आपको। oocyte के और जोना पेलुसिडा के बीच में एक स्पेस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस कहते हैं। द गैप बिटवीन oocyte एंड जोना पेलुसिडा इज नोन एज पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। पूछा जाता है, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस इज द गैप बिटवीन थीका एंड granulosa cells and cumulus cells, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड कोरोना रेडियाटा सेल्स। बहुत सारे जो है आपको ऑप्शंस देके वहां पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो पेरी व्हाइट लाइन स्पेस में आपको क्या याद रखना है, कहाँ पे अवेलेबल है, ये oocyte और जो जोना पेलुसिडा है उसके बीच में। ये देखिए खाली जगह आपको दिख रहा है सारे बच्चों को, इसको हम लोग कहते हैं पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। क्या कहते हैं हम लोग इसको, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस हो गया। तो पेरी व्हाइट लाइन स्पेस है, इसका मतलब बाहर से घेरा किसने, इसको कवर किसने किया, तो जोना पेलुसिडा सेल ने कवर किया। तो ऑब्वियस है जोना पेलुसिडा सेल के बाहर में भी तो कोई कवरिंग होगी, कोई सेल की लाइनिंग होगी। इन लाइनिंग को हम कहते हैं कोरोना रेडियाटा सेल्स। क्या कहते हैं हम लोग इनको, कोरोना रेडियाटा सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कोरोना रेडियाटा सेल्स कहते हैं, ठीक है। एक आपकी एनसीईआरटी बुक का ना एक डायग्राम है, मैं आपको शो करती हूँ, वहां पे एक और चीज आपको देखने को मिलेगी। उस टाइम जब मैं बच्चों से पूछती हूँ याद आया ये कहाँ है, क्या होता है, वो नील हो जाते, उनको याद ही नहीं होता मैं पूछ क्या रही हूँ, ठीक है। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखा है आपने, देखा है आपने, ये देखिए। यस मैम। अब हाँ, ये आपने डायग्राम देखा होगा, यही सेम डिट्टो डायग्राम है वही। अब देखिए, अभी अभी जो आपको मैंने बताया कि जब आपके पास जोना पेलुसिडा बैठा है तो जोना पेलुसिडा के बाहर भी ऑब्वियस है, ये देखिए सेल्स का कुछ झुंड होगा, ऐसे घेर के बैठा होगा उसको, हवा में तो होगा नहीं। यहाँ पे लिखा है सेल्स ऑफ द कोरोना रेडियाटा, और ये रहा ओवम, बाहर में इसके पास जो कोटिंग है ये रहा जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जो मैंने यहाँ पे ये आपको बोला था, ये देखिए वापस मैं आपको शो कर रही हूँ, ये देखिए जो मैंने आपको क्या बोला था, जोना पेलुसिडा। क्या बोला था मैंने आपको, जोना पेलुसिडा बोला था। और ये बीच में जोना पेलुसिडा के बाद जो ये स्पेस है वो हो जाएगा पेरी व्हाइट लाइन स्पेस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपको सब कुछ लिख रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं लिख रहा है। बच्चों से जब पूछ लिया जाता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पेरी व्हाइट लाइन स्पेस, कहते हैं हमारे से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये आपको यहाँ पे मार्क कर रहा है ना, लिख रहा है ना, तो क्वेश्चन पूछने का राइट है इसको। मैंने आपको क्या बताया, द गैप बिटवीन ओवम एंड जोना पेलुसिडा, द स्पेस बिटवीन ओवम एंड जोना पेलुसिडा इज टर्म्ड एज पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। क्या कहते हैं हम लोग इसको, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस कहते हैं। अब समझ आया, बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, ये वही सारे टर्म्स हैं जिसको देख के आप जिंदगी भर कंफ्यूज होने वाले हैं। जब इस मैच्योर फॉलिकल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने को दिया जाता है ना, तो बच्चे पजल हो जाते हैं
क्या लिखना है, पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, किधर से स्टार्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। तो आपने क्या क्या सीखा, अभी अभी मैंने आपको कोरोना रेडियाटा सेल्स भी शो कर दिया है, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस आप समझ गए। सवाल ये उठता है कि जो कोरोना रेडियाटा सेल्स है उसके बाहर भी एक सेल्स की कवरिंग होगी, दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एंट्रम। मेरी बात समझ रहे हैं? दैट आर क्यूमुलस उफोरस सेल्स। आपसे पूछा जाएगा कि विच लेयर ऑफ oocyte इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एंट्रम, आप आंसर लिखेंगे क्यूमुलस उफोरस सेल्स। क्या आंसर लिखेंगे? क्यूमुलस उफोरस सेल्स। फिर सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसे सेल्स होंगे, मतलब जो क्यूमुलस उफोरस सेल है वो, और जो आपके पास ये कौन सा लेयर बताया था मैंने आपको, ग्रेनुलोसा सेल है वो, कहीं किसी पॉइंट पर तो ये अटैच्ड होगा ना, स्टिक होगा ना एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग आप बनते हुए दिख रहा है इसको हिलॉक कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? हिलॉक कहते हैं। एक बार इस पेज को ध्यान से देखेंगे, किसी लेवल में अगर कहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है पूछ लेंगे मेरे से, हाँ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं कि बाहर वाला थीका, मतलब इंटरना प्लस एक्सटर्ना, और अंदर वाले ग्रेनुलोसा सेल्स, मतलब इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के कॉम्परेटिवली अगर हम लोग बात करें तो है तो सबका सब बाहरी ही। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर होता है थीका, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के इनर वॉल पे होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। बस इतनी सी बात है। मैच्योर फॉलिकल का स्ट्रक्चर समझ आया हर बच्चे को? क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब देखिए, तो जो oogenesis को आप पढ़ रहे थे, किसकी पढ़ाई कर रहे थे? oogenesis की। तो सेकेंडरी फॉलिकल जाने के बाद जब टर्शरी फॉलिकल पे जाना था तो वहां पे ऑब्वियस है, कोई भी टीचर आपको कराए तो उनको एक पॉज लेके वहां पे, या फिर एक प्रॉपर टाइम लेके मैच्योर फॉलिकल का स्ट्रक्चर जो है वो समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये किस में जाएगा, टर्शरी फॉलिकल में, ऑब्वियस है सेकेंडरी के बाद टर्शरी होता है, टर्शरी फॉलिकल में ये ट्रांसफॉर्म करेगा अपने आप को। इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो तब तक आपको समझ में नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है, जब तक कि क्या ना हो, जब तक कि आपको अभी जो मैंने डायग्राम दिखाया है मैं नहीं समझाती, आपको समझ नहीं आता। क्या बोलने का मतलब है, आप एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको खुद ही मेरी बात समझ आ जाएगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मार्क करना है, क्या मेंशन करना है, सब हमने बना ही लिया है। तो टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल किसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया टर्शरी फॉलिकल में? सेकेंडरी फॉलिकल ने, ठीक है। और मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था, एंट्रम जो मैंने आपको समझाया है, तो हमेशा याद रखेंगे कि जो ये टर्शरी फॉलिकल है इसकी पहचान है, टर्शरी फॉलिकल जो है इज आइडेंटिफाइड और characterized by a fluid filled cavity called antrum। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एंट्रम कहते हैं। देखा अभी अभी आपने क्या था? वो एंट्रम था, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, ये देखिए, ये है एंट्रम। ये क्या है? ये एंट्रम है। ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, दिस इज एंट्रम। ये पार्ट क्या है? तो ये पहचान है।
मैच्योर फॉलिकल की क्या है, ये पहचान है, एंट्रम है, तभी आप इसको पहचान सकते हैं। तो टर्शरी फॉलिकल को किससे पहचाना आपने? एंट्रम से पहचाना। आपसे कोई पूछेगा टर्शरी फॉलिकल कैसे पहचाना जाता है, आपको ऑप्शन में लिखा हुआ ग्रेनुलोसा सेल्स, थीका, थीका के बाद फिर आपको लिखा हुआ एंट्रम। तो ग्रेनुलोसा सेल्स तो प्राइमरी वाले के पास भी था, थीका तो सेकेंडरी वाले के पास भी था। तो फिर यहाँ पे कॉपीराइटेड टर्म क्या बच गया? कॉपीराइटेड टर्म बच गया आपके पास एंट्रम। तो एंट्रम को आप यहाँ पे मार्क करेंगे कि उसी के द्वारा हम इसको पहचानते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि हमने तो स्टार्ट किया था इसको प्राइमरी ओसाइट से, और प्राइमरी ओसाइट के अंदर ही हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है कि जो इसके अंदर बैठा हुआ है प्राइमरी ओसाइट, नोट करके मैं लिख देती हूँ, नोट करके, प्राइमरी ओसाइट within प्राइमरी ओसाइट विद इन द प्राइमरी ओसाइट था बैठा हुआ सारे ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर, देखा आपने। और यहाँ पे मेन जो है कॉमन, जो सब में आया, प्राइमरी में भी है, सेकेंडरी में भी है, टर्शरी में भी है, तो सब कौन है यहाँ पे? ग्रेनुलोसा सेल जो है वो सब में कॉमन है। विद इन द फॉलिकल completes its फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मतलब डिप्लोटीन से आगे बढ़ के कंप्लीट कर लेगा ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू, अब साइज बड़ा हो जाएगा इसका, लेकिन जब ये हुआ, जब ये अपना डिवीजन करेगा तो ट्रांसफॉर्म्स इनटू, ये तो ठीक है, लार्ज ओवम, मैं ऐसे कर देती हूँ, लार्ज ओवम विद, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होगा ना, मैं दिखा रही हूँ आपको डायग्राम में क्या बोलना चाह रही हूँ, विद अ पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, यहाँ पे एक पोलर बॉडी भी बनता है साथ में। और बोलने का क्या मतलब हुआ कि एक तो लार्ज हो गया, दूसरा क्या हो गया? पोलर बॉडी। विद इन ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देती हूँ, ये स्मॉलर इन साइज है, स्मॉलर इन साइज है, इसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। मैं इसकी बात कर रही हूँ, देखिए लिख रही हूँ, तो मैं वापस आती हूँ इस पेज पे, लिखते लिखते कहीं ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आ रही है मेरी बात। तो ये देखिए इसकी बात कर रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं कि जब ये मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा एट द एज ऑफ प्यूबर्टी पे, तो ये सेकेंडरी ओसाइट तो ठीक है, लेकिन सेकेंडरी ओसाइट के साथ एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी भी बना है। फर्स्ट पोलर बॉडी के वर्क के ऊपर आज तक रिसर्च चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये काम क्या करता है? कुछ लोगों ने ऐसा बोला, ऐसा क्लेम करा है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, सेकेंडरी ओसाइट बन रहा है, ओवम बन रहा है, आगे के जो भी प्रोसेसेस होंगे उसमें ये पोलर बॉडीज जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मतलब एक हाइपोथेसिस के तौर पे आ रहा है, पोलर बॉडी का जो रियल वर्क है वो भी उसके ऊपर रिसर्च ही कर रहे हैं, पता ही लगा रहे हैं कि ये करता क्या है। तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि जब ये कंप्लीट कर लेगा तो ये क्या करेगा? अनइक्वल साइज का बनाएगा सेल, एक बनेगा उसमें सेकेंडरी ओसाइट जो ओवम है, और एक क्या बनाएगा यहाँ पे? पोलर बॉडी बनाएगा। तो पोलर बॉडी कैसा होता है? साइज में स्मॉल होता है। तो क्या बना है यहाँ पे? फर्स्ट पोलर बॉडी बना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दो ही पोलर बॉडी बनेगा, एक फर्स्ट पोलर पोलर बॉडी और एक सेकेंड। तो ये हमने क्या बनाया यहाँ पे? फर्स्ट पोलर बॉडी बनाया, पहला पोलर बॉडी जो है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? जो प्राइमरी फॉलिकल आपको यहाँ पे ये डायग्राम साइड में जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, तो फिर क्या है? अब ये सेकेंडरी ओसाइट का काम है कि न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म जो है
ये पूरा इसने अपने चारों तरफ कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप अपने बुक में भी जब पढ़ेंगे ना, तो आपको एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन दिया है, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट, आगे डिवाइड करता है कि डीजनरेट हो जाता है। फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप अपने बुक में जाके ढूंढिएगा, बुक ओपन करके, तो उसने खुद ही हाथ खड़े कर दिए, लिखा है एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। गूगल पे भी जब आप सर्च कीजिएगा तो अभी तक क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च ही कर रहे हैं कि फर्स्ट पोलर बॉडी का एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। और इतना होने के बाद फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है आपके पास, जब आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो आप यहाँ पे अब लिख सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं और समझ चुके हैं कि जो ये टर्शियरी फॉलिकल है, द टर्शियरी फॉलिकल further changes into mature Graafian follicle, मैच्योर फॉलिकल, इसने अपने आप को क्या किया, मैच्योर फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, मैच्योर फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। जैसे ही ये मैच्योर हो गया, अब ये जो सारी स्टोरी जो मैंने आपको यहाँ पे समझा रखी है ना ऑलरेडी, इसी को इसमें क्या करना है, चिपका देना है। बोलने का क्या मतलब है, जैसे ये मैच्योर हो गया तो जो सेकेंडरी oocyte है फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड ज़ोना पेलुसिडा। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ, थोड़ा सा और 2-3 लाइन और लिखूंगी बस। हर एक लाइन एक क्वेश्चन है, जब आप ध्यान से देखेंगे ना आपको पता चलेगा ईच एंड एवरी लाइन इज अ क्वेश्चन, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ, चलिए। अब क्या आया हमारे पास, ज़ोना पेलुसिडा। इस पर भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज़ोना पेलुसिडा जब आया था ना पिछली क्लास में, जो स्पर्म के पेनिट्रेशन के डायग्राम में शो करा था मैंने वहां पे ये बात भी बोली थी आपको कि इसके बाद ये इतनी बार आएगा कि ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। तो आपको पता है कि जो सेकेंडरी oocyte है, द सेकेंडरी oocyte forms a new layer और membrane called zona pellucida। ये क्या कर रहा है, ये ज़ोना पेलुसिडा को फॉर्म करने का काम कर रहा है। देखा ये भी आपने, ज़ोना पेलुसिडा बहुत अच्छा डायग्राम है ये। कॉपी में ध्यान से बैठ के इसको बना लेंगे। ऑफलाइन क्लास में तो बच्चों को मैंने देखा है बैठ के सारे कलरफुल स्केच पेन यूज करके बहुत अच्छा डायग्राम बना रहे होते हैं। वो अगर समय लगा रहे हैं, अगर आप समय लगा के बनाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है, याद हो जाता है। जो बच्चे नहीं बनाते कहते मैम ये टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं बोलती टाइम वेस्ट तो ये कर रहा है, अभी लग रहा है टाइम वेस्ट, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आंसर भी यही करेगा। तो इसको ऐसे ही प्रॉपर जैसे है, इसमें भी कलर डिफरेंशिएशन का यूज किया, आप भी करेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हमने यहाँ पे किसकी बात करी है, हमने यहाँ पे ये जो ज़ोना पेलुसिडा की लेयरिंग है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ, ये इसकी बात करी, ये दिस ज़ोना पेलुसिडा, ये ठीक है, इसकी बात करिए हमने। तो ये क्या हो गया आपका, ज़ोना पेलुसिडा हो गया। और ग्राफियन फॉलिकल जब ब्रस्ट करेगा, तो जब ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट करेगा तभी जाके इसके अंदर का जो ओवम है ना वो रिलीज होता है बाहर, ठीक है। तो यहाँ के आगे का डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। उसके पहले फटाफट कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, तब मैं लीव करूंगी, पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट। चलिए, जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके बाहर किस सेल की लेयरिंग थी, प्राइमरी फॉलिकल के बाहर, granulosa cells. वेरी गुड, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के बाहर किसकी लेयरिंग थी, ग्रेनुलोसा सेल्स की, ठीक है।
और कौन सा ऐसा फॉलिकल था जिसके बाहर आपको सिर्फ मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका दिखा था? Secondary follicle. वेरी गुड, ठीक है। प्यूबर्टी की एज में एक फीमेल में एक ओवरी में कितने फॉलिकल्स बचे होते हैं? 60,000 to 80,000. अगर मैं ऐसे पूछ लूं एक फीमेल में कितने बचे होते हैं तो? 1,20,000 to 1,80,000. ठीक है, वेरी गुड। किस स्टेज में अरेस्टिंग होती है oogenesis की? प्रोफेज 1 में Phase 1 of डिप्लोटीन, diplotin. ठीक है। नीट में आपसे डिप्लोटीन पूछा जाएगा और एग्जाम में जब आप लिखेंगे ना, आपको अगर आप एक कोई भी जो खाने पीने की चीज है, आप सड़क पे भी खाते हैं, होता है ना, ठेले लगा के रखते हैं, वहां भी खाते हैं, रेस्टोरेंट में भी खाते हैं, तो सेम चीज जो आपको बाहर 50 रुपीज का मिल जाएगा, उसी का रेट जो है रेस्टोरेंट में जाने पे 1000 रुपीज का हो जाता है। तो ऐसा थोड़ी कोई अलग से हींग जीरा लगा के दे रहा है उसमें, इसलिए हो जाता है क्योंकि आपसे सर्विस चार्ज वसूल कर रहा है, वो आपको एसी में बैठा के खिला रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको अपने सीबीएसई की शीट टॉपर लिस्ट में लानी है ना, तो मियोसिस 1 हर बच्चा लिखेगा। तो मियोसिस 1 में आपको प्रोफेज 1 का डिप्लोटीन स्टेज जो है वो हमेशा लिखना है। तो बच्चों को मैं कहती हूँ एक आदत लगा लो, पहले लिखो डिप्लोटीन स्टेज डैश प्रोफेज 1 स्टेज डैश मियोसिस 1, सबसे अच्छा। तीनों को हमेशा ही लिखने की आदत डालनी है। इससे क्या होगा, कैसे भी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछा जाए आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी oogonia आर एडेड आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग oogenesis? I'm 0. वेरी गुड। मतलब मैंने क्या बोला, आफ्टर बर्थ बोला, तो आफ्टर बर्थ क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में कितने ऐड किए जाएंगे एक फीमेल के अंदर? Couple of 2 million. एक फीमेल के अंदर अगर पूछा जाएगा तो 4 मिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 million. 4 मिलियन, है ना। उसके बाद अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, जोना पेलुसिडा की। तो खैर आसान था, लेकिन हाँ ये आपने बहुत डिटेलिंग में बहुत अच्छा सीखा है। तो बस आपसे इतना बोलूंगी, याद जरूर रखेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में जहां फंसने वाले, मात्र एक पूरा जो है ना, अगर मैं आपको बताऊं, देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर, इवन की इम्प्लांटेशन भी एकदम 0 लेवल का टॉपिक है। समझाने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता किसी बच्चे को समझ में। ये जो लेवल्स है ना, इसमें मैंने देखा है बच्चों को कंफ्यूज करते हुए। कैसे? मैं पूछ रही हूँ कि ग्राफियन फॉलिकल के आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, बच्चा लिख के आ रहा है जोना पेलुसिडा। कंफ्यूजन नंबर 1। मैंने आपको क्या बताया, मैंने तो आपको मात्र इतनी बात बताई ना कि उस साइड की जो कोटिंग है दैट इज जोना पेलुसिडा। अब मैं उससे पूछ रही हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेरी व्हाइट लाइन स्पेस? बच्चा क्या लिख रहा है? द स्पेस बिटवीन ओवम एंड द ग्रेनुलोसा सेल्स, वो लिख रहा है एंट्रम। उसको ये कंफ्यूजन है इसमें। अगर आप बहुत क्रिस्टल क्लियर सीख रहे हैं तो इसको एक बार एनालाइज करके आपको ध्यान से याद रखना है इसको, ठीक है। ये लेवल देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसमें कोई डाउट किसी को? जो थीका पहले था ना, उस थीका को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और मैच्योर बनाएंगे। मैच्योर बनाएंगे तो बाहर वाला थीका एक्सटर्ना हो जाएगा, अंदर वाला थीका इंटरना हो जाएगा, और सारी चीजें जो है, सारे लेवल्स है एज इट इज ऐसे है जैसे ही आपको बना के 4 बार 5 बार तब तक बनाएंगे। मेरी आपको सलाह ये है, अगर आप चाहते हैं इसमें से एक भी लेवल में कंफ्यूज ना करें बोर्ड एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, इसको चाहे भले आप टीवी देख रहे हो बैठ के, तब तक बनाते रहेंगे हाथ से जब तक इसके सारे लेवल्स बिना देखे आपके हाथ में चलने लगे, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? No, ma'am. चलिए।